So we are going to start with next aspect, that is income. Okay. Now, what is income? Basically, income is the excess of revenue over expense. अब यहाँ दो टर्म्स आपको समझने की जरूरत है. ओके, वन इज इनकम, अनदर वन इज प्रॉफिट. Whereas in profit we say excess of total revenue over total expense. Okay, तो इनकम बेसिकली एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंसिडेंट और एक्टिविटी. Okay, whereas profit is the net result of all the revenues and all the expenses which has happened during a particular year or during the whole year. Okay, तो वो प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा. सो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस. हमने कल एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क समझा था. एक्सपेंस हमारे पास क्या है कि the total amount spent on production of the goods and services and the amount spent in marketing or selling of those goods and services to generate revenue is known as expense. Whereas expenditure is the amount, it is distinguished between two different categories. One is your one is your capital expenditure and another is your revenue expenditure. Capital expenditure is the total amount spent on acquisition of an asset. एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने जो खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटीज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है. Whereas in case of your revenue expenditure is the amount of money which is spent for maintaining the earning capacities of the business. उसे हम revenue expenditure कहते हैं. अब हमारे पास एक वर्ड है एक्सपेंडिचर एंड अनदर वर्ड इज एक्सपेंस. Expense is the amount of money involved in production of the goods and services. Okay, amount of money spent in production of goods and services. May I know who Natik is? Yes, Natik. Yes, who is Natik? Sir, I'm Dherya. So Sir, don't I'm Dherya. Actually, my brother also uses this phone for attending the. don't enter with this name. Then rename yourself. Okay. Otherwise, no one will be allowed to enter with another name. Okay. Okay. So expense is basically the amount of money spent on production and sale of goods and services in the market
to generate the revenue, whereas expenditure is the revenue expenditure is the amount of money spent on maintaining the earning capacities of the assets which you have acquired through capital expenditure. ये फर्क है. अब हम इनकम और प्रॉफिट के ऊपर थे. इनकम हमारे पास बेसिकली क्या था? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस. मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपके पास जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल आपका अर्निंग है, वो एक्सपेंस से ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे. और प्रॉफिट क्या होता है? कि जितने भी टोटल रेवेन्यू आपने अर्न किया है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, अगर वो ज्यादा हो जाता है टोटल एक्सपेंस से, ओके, तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं? प्रॉफिट कंसीडर करते हैं. अब इसके बाद एक और एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं गेन. ओके, इट इज द incidental benefit. It is the incidental benefit earned by a firm on sale of fixed asset. कोई आपने फिक्स एसेट सेल ऑफ किया है और उससे जो आपने पैसा कमाया है, ओके, उसे आप क्या कहोगे? कि आपने गेन अर्न किया है. या अगर आपने कोई कोर्ट केस विन किया है और उससे आपको एक लमसम बेनिफिट, लमसम अमाउंट मिला है, उसे आप क्या कहोगे? इंसिडेंटल बेनिफिट कहोगे. हाँ जी नाव्या बोलो. यस नाव्या. मुझे छेड़ना है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर. हाँ जी. सर मुझे छेड़ रहा है, वो मेरे को बार-बार सॉरी. स्नैपचैट पे मैसेज करता है कि मेरे साथ कैफे चल. ये आप अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करो. ओके. हाँ जी. तो गेन क्या है? आपके पास इंसिडेंटल बेनिफिट है जो आप अर्न कर रहे हो वाया फर्म ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ओके, तो फिक्स एसेट की सेल पे आपने जो बेनिफिट अर्न किया है ड्यूरिंग ए पीरियड, ओके, कि आपके पास कोई लैंड थी, आपने उसे सेल कर दिया और उससे जो बेनिफिट आपने अर्न किया वो आप गेन कंसिडर करोगे. कोई कोर्ट केस था, वो आपने जीत लिया और उससे आपने एक लमसम अमाउंट आपको मिली है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा. तो दैट इज एन इंसिडेंटल बेनिफिट. ओके, देन नेक्स्ट वन इज योर लॉस. अब लॉस क्या है? व्हेन टोटल expenses are more than total revenue, तो वहां क्या होता है? आपके पास लॉस होता है. ओके, तो मान लीजिए कि आपका रेवेन्यू आपने अर्न किया है 5 लाख रुपीस और एक्सपेंस आपके पास था क्या कहते जो 5,50,000, तो लॉस आपका हो गया 50,000. या आप कह सकते हो लॉस ड्यू टू फायर. ओके, या लॉस ड्यू टू थेफ्ट. ओके जी, ये भी आपके में लॉसेस कंसीडर किए जाएंगे. तो जब भी आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू रेवेन्यूज, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट करो. कई बार आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, आप सेल करने से पहले उसके या तो थेफ्ट हो जाता है, या फायर से लॉस हो जाता है, या एक्सीडेंट
में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो सारा का सारा क्या कंसिडर किया जाता है, लॉस कंसिडर किया जाता है. ओके, सो व्हेन द टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन टोटल रेवेन्यूज, then also it is also considered as loss. Okay, then next element which we are going to study is purchases. So what do we mean by purchases? Okay, purchases are all those goods in which a business deals on regular basis. That is, the business is involved in buying and selling of goods on regular basis. Okay, so all those goods which a business buys for further sale are considered as purchases. तो परचेजेस वो सारे गुड्स हैं जो आप परचेज करते हो फॉर रीसेल पर्पस. ओके, और रीसेल में आपका मेन एम तो होता है प्रॉफिट कमाना, बट उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं. और इनको हम अदर डेफिनेशन, अदर वर्ड इनके लिए क्या यूज करते हैं, गुड्स. इनके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं हम, गुड्स. तो ये वो गुड्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिसमें बिजनेस रेगुलर बेसिस पे डील करता है, बाइंग एंड सेलिंग में डील करता है. ओके, एंड and these are being purchased by the business for further resale purpose, so that business can earn profit out of it. But sometimes it is possible that it can suffer losses also. Okay, तो ये आपके पास, इसे हम क्या कहते हैं, परचेजेस कहते हैं. ओके, now another word which is being used is purchase return. What is purchase return? All those goods which have been purchased for resale purpose, but due to certain reasons or defect, a part of goods purchased had to be replaced or returned. Such goods are coming under definition purchase return.
ओके, तो उन्हें हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। आपने कुछ गुड्स खरीदे थे फॉर रीसेल पर्पस, ओके, बट उनमें कोई डिफेक्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो वो आपके आगे सेल नहीं हो सकेंगे। तो आपने जिससे खरीदे थे उसको वापस कर रहे हो, तो ये जो आपने परचेज किए हुए गुड्स वापस किए हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफेक्ट और डिफॉल्ट, such type of goods are considered such type of goods comes under the definition of purchase रिटर्न। ओके, तो ये परचेज रिटर्न है आपके पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज सेल्स। ओके, तो सेल्स बेसिकली क्या होती है? सेल्स इज कंसिडर्ड टू बी डन only when title ship of the goods is transferred from one party to another party। ओके, तो जब भी आप गुड्स बेच रहे हो, जब तक उसकी ऑनरशिप गुड्स की ट्रांसफर नहीं होगी फ्रॉम ए टू बी, तब तक वो सेल नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेल तभी कंसीडर किया जाएगा व्हेन the ownership or entitlement of the goods is transferred from one party to another party। That is what the sales is basically। okay, for इन्होंने अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सेल्स बेसिकली sales is done for those goods which are purchased, which were purchased for resale purpose। ओके, ये वही गुड्स हैं जिनको आपने पहले परचेज किया था इन ए बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस फॉर रीसेल पर्पस, उन्हीं को हम सेल कर सकते हैं। ओके, एंड व्हेन एवर द सेल हैपन्स इट टर्न्स इनटू ए रेवेन्यू। ओके जी, तो जब जितनी सेल होगी वो आपके लिए क्या कंसिडर किया जाएगा? रेवेन्यू किया जाएगा कंसिडर। ओके, और ये आपके पास सेल्स है। सपोजिंगली फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डीलिंग और सेलिंग those goods in which business do not deal on regular basis। okay, in that case the activity will not be considered as sale। ओके, मान लीजिए कि आपका मेन काम है शेयर मार्केट का, मगर आपने कोई प्लॉट ऑफ लैंड बेच दिया है टू इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट से जो आप पैसा कमा रहे हो वो तो सेल है, मतलब आप शेयर्स खरीदते हो बेचते हो ऑन रेगुलर बेसिस, वो तो सेल कंसिडर की जाएगी। बट अगर आपने कोई प्लॉट ऑफ लैंड बेचकर इन्वेस्ट किया है तो उसे आप इंसिडेंटल एक्टिविटी मानते हो,
या तो उसमें गेन होता है या उसमें लॉस होता है, बट वो सेल को क्वालिफाई नहीं करती। सेल को वही एक्टिविटीज क्वालिफाई करती हैं जो जिसमें एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस डील करता है। ओके, दैट इज व्हाट ए सेल इज बेसिकली। Then another definition is sales return. Okay. All those goods in which a business deals on regular basis. Okay. Basis. If are returned by purchaser to seller, comma, that return of goods will be considered as sales return by the seller। अगर कोई डिफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो आपने सेल की हुई थी गुड्स की, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे डील करते हो, अगर वो गुड्स वापस कर दिए गए हैं बाय द परचेजर, तो आप उसे क्या डील करोगे? सेल्स रिटर्न डील करोगे। ओके, तो ये आपके पास अनदर डेफिनेशन है। फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन है स्टॉक। स्टॉक, इसको दो एस्पेक्ट्स में उसने डिफाइन कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इसे आप स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हो। ओके, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऑल दोज फिनिश्ड गुड्स, ओके, अवेलेबल for sales in the beginning of year, beginning of session, ठीक है, या अकाउंटिंग ईयर। फाइन, इसे हम ओपनिंग स्टॉक करते हैं। या यहाँ पर आप और डेफिनेशन ले लेते हो, ऑल दोज गुड्स which are unsold, okay, at the beginning of accounting year, उसे क्या कहते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसको कहते हैं? ऑल दोज गुड्स which remain unsold at the end of accounting year, उसे भी हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ओके, अब यहाँ एक और वर्ड यूज किया जाता है, इन्वेंट्री। एक तो वर्ड है स्टॉक और एक वर्ड है इन्वेंट्री। स्टॉक तो वो गुड्स हैं जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, ओके, which are available with you at the beginning of the year or at the end of the year for the purpose of sales, okay, तो उसे तो आप स्टॉक कहते हो। इन्वेंट्री को हमने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में है। एक है इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, दूसरी इन्वेंट्री है
वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, और तीसरी इन्वेंट्री है फिनिश्ड गुड्स, और चौथी इन्वेंट्री है आपके पास स्टॉक इन ट्रेड। तो हम ये कह सकते हैं स्टॉक इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ओके, whereas इन्वेंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे फर्क है, ओके। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मतलब आपके पास जो अनप्रोसेस्ड मटेरियल पड़ा है, अभी आपने उसे प्रोसेस में इंक्लूड करके मैन्युफैक्चर करना है, ओके, मगर वो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जैसे जिंदल स्टील्स में स्क्रैप अवेलेबल होता है, ओके, आपने पीछे बैकयार्ड में देखा होगा, स्कूल की बिल्डिंग से दिखता है कि that there are certain amount of stock available in the backyard of the Jindal Industries in the form of scrap or in the form of iron fills, okay, raw material पड़ा है, वो सारा का सारा क्या है, इन्वेंट्री है आपके पास, वो एक इन्वेंट्री अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस, के आपने वो रॉ मटेरियल को इन प्रोसेस डाला हुआ है, मतलब कोई स्टील पाइप बननी है तो आपके पास स्टील रोल बन रहा है, तो वो स्टील रोल स्टील कंपनी के लिए तो फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा, मगर जो आपकी क्या कहते है कंपनी, उसके पास या तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी अरित्रा बोलो। सर श्रेष्ठ मुझे पैसे देता है सर क्लास में आकर से बेबी बोलने के लिए। हाँ जी सर श्रेष्ठ कहता है कि क्लास में आके उसे बेबी बोलो ताकि वो स्टार्ट बॉय लगे और इसके वो मुझे पैसे देता है। ऐसे है, आप लोगों की जो डाउट्स है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मैसेजेस गलत कर रहे हैं, उनका सारों का स्क्रीनशॉट लेके आफ्टर क्लास मेरे को भेज देना ग्रुप में, आई विल सी टू दैट, ओके। सो वी आर हैविंग वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर। वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली क्या है कि आपका जो गुड्स हैं वो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में हैं, ओके, वो पूरी तरह से कंप्लीटली आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया। जैसे क्लॉथ मिल में चले जाओ तो कॉटन से आप थ्रेड जो बना रहे हो, थ्रेड क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि थ्रेड से बाद में क्या बनेगा, आपका क्लॉथ बनेगा। तो आपके पास कॉटन तो रॉ मटेरियल था, कॉटन से जो थ्रेड बना वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, और जो बाद में आपका एक क्लॉथ बनता है वो फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओके। एंड नाउ दिस फिनिश प्रोडक्ट इज रेडी फॉर सेल, बट दैट इज लाइंग अनसोल्ड विद द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम उसे कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओके। और जब आप इसे स्टॉक कहोगे, ओके, कि आपने कुछ गुड्स को परचेज किया है फॉर रीसेल पर्पस, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे चार डिफरेंट डेफिनेशन है। पहला है रॉ मटेरियल, जो आपके पास बिल्कुल रॉ फॉर्म में मटेरियल आपने मंगवाया है, जिसको आपने प्रोसेस करना है टू मैन्युफैक्चर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, that is what the stock of that unprocessed goods is known as inventory of raw material. And then there is another is work in progress, okay। work in progress क्या है कि आपने जो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसे हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और जब आपका सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट फिनिश्ड फॉर्म में आ गया, मतलब आपने कॉटन से थ्रेड बनाया था, थ्रेड से आपका बेसिक एम था क्लॉथ बनाना, तो आप उसे क्या कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स कहेंगे, व्हेन द क्लॉथ हैज बीन कन्वर्टेड। एंड फाइनली व्हेन द गुड्स हैव बीन परचेज फॉर रीसेल पर्पस, ओके, उन सारों को हम क्या कहेंगे, स्टॉक इन ट्रेड कहेंगे।
तो ये आपके पास है बेसिक डेफिनेशंस जो आज के लिए हैं। ओके, सो रिमेनिंग वी विल डू टुमारो। यहाँ तक है आज के लिए। अभी आप लोगों के जो डाउट्स हैं, यस रुद्रा बोलो क्या दिक्कत है? Sir, goods purchased between the year, where do they will come in opening stock or closing stock? नहीं, वो स्टॉक इन ट्रेड में आएंगे, वो ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दिए जाते हैं, उन्हें परचेजेस कहा जाता है। ओके, जो आप ड्यूरिंग द ईयर गुड्स को परचेज करते हो उसे आप परचेजेस बोलते हो, वो ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दिए जाते हैं। और अगर उसमें से कुछ अनसोल्ड रह जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। And sir, fictitious asset के example बता। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, या फिर एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो सारे किस में आते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके सर। सर, इन्वेंट्री की कोई अलग से डेफिनेशन भी है? इन्वेंट्री की बेसिकली हम बोल रहे हैं ना, इन्वेंट्री के को सिर्फ डिस्टिंग्विश किया गया है, ऐसे कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं है। इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक और इन्वेंट्री में ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क ये है स्टॉक में आपके पास सिर्फ फिनिश्ड गुड्स को लिया जाता है जो हमने परचेज रीसेल पर्पस के लिए परचेज किए जाते हैं, वेयर एज इन्वेंट्री में हमारे पास सारा कुछ इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड देन स्टॉक इन ट्रेड। ओके सर। एनी अदर डाउट? And please don't make any messages to each other, don't disturb each other, you are grown up kids, okay? और अगर कोई करता है, एक दूसरे को गलत मैसेज करता है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी ऑन इन द ग्रुप, तो विल हैंडल दैट सिचुएशन देयर। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही लेक्चर था। Thank you, sir.